नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं देवेंद्र अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मेरा डेली क्यूज का 13वां एपिसोड है। इसमें मैं करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक्स को लेके आया हूं। तो हमारा आज का मेन टॉपिक है राष्ट्रीय घटनाक्रम। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत आज मैं 5-6 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं आपसे, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। राष्ट्रीय घटनाक्रम के अंतर्गत पहला बिंदु है हमारा मेडिकल डिवाइसों को औषधि की दर्जा, ठीक है। फरवरी 2020 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की जिसके अनुसार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत मनुष्यों और जानवरों पर प्रयुक्त होने वाले उपकरणों को औषधि की श्रेणी में रखा जाएगा। यह नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। इसके साथ ही चिकित्सा उपकरण संशोधन नियम 2020 को भी जारी किया गया है। एक अधिसूचना में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में कुछ संशोधन किए हैं। इसे ही चिकित्सा संशोधन नियम 2020 कहा जाएगा। इस नियम में चिकित्सा उपकरणों के पंजीकरण का प्रावधान है। चिकित्सा उपकरणों को औषधि श्रेणी में लाने का उद्देश्य यह है कि ये गुणवत्ता के मानदंडों को पूरा कर सके। अगला बिंदु है हमारा भारतीय रेल ने आसनसोल स्टेशन पर अपना पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील लॉन्च किया है, ठीक है। भारतीय रेल ने हाल ही में आसनसोल रेलवे स्टेशन पर अपने यात्रियों और वहां के आम लोगों के उपयोग हेतु अपना पहला रेल भोजनालय रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स शुरू किया। इस रेस्टोरेंट के 2 पुराने एमईएमई कोचों को नवीनीकृत करके विकसित किया है। भारतीय रेल के इस अनूठे प्रयास से न केवल आसनसोल स्टेशन पर सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी बल्कि अगले 5 वर्षों में गैर किराया राजस्व आय भी लगभग 50 लाख रुपए होगी। दिव्यांगजन और बुजुर्ग यात्रियों का स्टेशन क्षेत्र में उनके आरामदायक आवागमन हेतु बैटरी संचालित कार बहुत मददगार साबित होगी। अगला हमारा बिंदु है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में 32 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस परियोजनाओं को 17 राज्यों में फैलाया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 406 करोड़ रुपए की फंड की मंजूरी प्रदान की गई है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रालयी अनुमोदन समिति की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की मंजूरी दी गई है। यह 32 परियोजनाएं देश के 17 राज्यों में होंगी। परियोजनाओं का मुख्य फोकस ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना और लगभग 15,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करना है। इस योजना के उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण, विस्तार और मूल्यवर्धन करना है तथा इनके प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाकर कृषि उपज की बर्बादी को रोकना है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 32 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई परियोजनाएं 406 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 17 राज्यों को कवर करेंगी। इस परियोजनाओं के तहत लगभग 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आधुनिक प्रसंस्करण तकनीकों से कृषि उपज को ज्यादा दिन सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत अगस्त 2017 में की गई थी। यह योजना पूरी तरह से कृषि केंद्रित योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि की आधुनिकीकरण करना और कृषि बर्बादी को कम करना है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14वें वित्त आयोग के चक्र की सह समाप्ति के साथ वर्ष 2016 से 20 तक की अवधि हेतु 6,000 करोड़ रुपए के आवंटन से एक नई केंद्रीय क्षेत्र स्कीम प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का अनुमोदन दिया है। आज का हमारा अगला बिंदु है बिहार में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी। बिहार विधानसभा में 27 फरवरी 2020 को जाति आधारित जनगणना से जुड़े प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। बिहार में 2021 की जनगणना जातिगत आधार पर होगी। इससे पहले 25 फरवरी 2020 को बिहार विधानसभा से बिहार में एनआरसी लागू नहीं किए जाने का प्रस्ताव सदन से पास कराया गया था। विधानसभा से एनआरसी का प्रस्ताव पास कराए जाने एनपीआर को
2010 के प्रावधानों पर होने का प्रस्ताव भेजा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि केंद्र जनगणना के जाति के आंकड़े जारी करें। यूपी और बिहार में जाति आधारित जनगणना की मांग लंबे समय से होती आ रही है। जेडीयू ने साल 2015 के चुनाव के दौरान भी प्रदेश में जाति आधारित जनगणना का विषय उठाया था। आज का हमारा अगला बिंदु है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान भारत अमेरिका के मध्य $3 बिलियन के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या हुआ है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 25 फरवरी 2020 को एक बड़े रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों देशों ने लगभग $3 बिलियन के रक्षा सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद किया गया। इस समझौते पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में अमेरिका के 23 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर और 6 AH-64E अपाची हेलीकॉप्टर का खरीद शामिल है। गौरतलब है कि यह दोनों हेलीकॉप्टर किसी भी प्रकार के मौसम में तथा दिन या रात में किसी भी हमला करने में सक्षम है। चौथी पीढ़ी वाला अपाचे हेलीकॉप्टर छिपी हुई पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है। इसके अंदर इतनी क्षमता है। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पहली भारत यात्रा पर 24 फरवरी 2020 को अहमदाबाद, गुजरात पहुंचे। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप, बेटी इवांका ट्रंप और वरिष्ठ सलाहकार जेरेड कुशनेर भी आए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इस यात्रा के दौरान ट्रंप अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम भी गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोड शो में भी भाग लिया तथा दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरस तक गए। भारत द्वारा ट्रंप के लिए मोटेरा स्टेडियम में नमस्ते ट्रंप नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को संबोधित किया है। यह कार्यक्रम उसी तर्ज पर आयोजित किया गया था जैसे अमेरिका में मोदी के आगमन पर हाउडी मोदी का आयोजन किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम में 1 लाख से अधिक लोगों ने नमस्ते ट्रंप में भाग लिया। नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की जनता को संबोधित किया। मंच पर उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। इसके बाद ट्रंप आगरा भी चले गए और अपने परिवार के साथ लगभग 45 मिनट के लिए ताजमहल का दीदार किया। आज का हमारा अगला बिंदु है, सुप्रीम कोर्ट भारतीय सेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन पर सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी 2020 को सेना में महिलाओं के अस्थायी कमीशन पर सहमति दे दी है और साथ ही कमांड पोस्ट हेतु भी महिलाओं को योग्य बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा युद्ध क्षेत्र को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्रों में महिला अधिकारियों को अस्थायी कमान देने हेतु बाध्य है। प्रधानमंत्री मोदी ने 72वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सेना में काम कर रही महिलाओं को तोहफा देते हुए अस्थायी कमीशन की घोषणा की थी। इसके माध्यम से महिलाएं भी पुरुषों की तरह देश के लिए सेवा कर सकेंगी। भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को 60 सर्विस कमीशन SSC के माध्यम से भर्ती की जाती है। इसके बाद 14 साल तक सेना में नौकरी कर सकती हैं। उन्हें इस अवधि के बाद रिटायर कर दिया जाता है। हालांकि उन्हें 20 साल तक नौकरी कर पाने की वजह से रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी नहीं दी जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कोई सुझाव हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।